इंटरनल डिवीजन। ना इंटरनल डिवीजन में आपको पता है कि होता क्या है यहाँ पे, अगर एक पॉइंट है वो आपके सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी, मान लो सी ने आपके सेगमेंट ए बी को डिवाइड किया इन द रेशियो m:n। हाँ, C divides AB internally in the ratio m:n। तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा वो निकालना है। C का कोऑर्डिनेट बेसिकली x, y रहेगा, और ये जो रहेगा A, ये कितना रहेगा x1, y1, B कितना रहेगा आपका x2, y2, और जो C हम लोग ढूंढ रहे हो क्या रहेगा अपना जनरल पॉइंट x, y। तो C divides AB in the ratio m:n। तो जिस C के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सेम करें इसका सेकंड केस देखूं मैं, सेकंड केस क्या रहेगा इसका, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या मिलेगा मुझे, एक्सटर्नल डिवीजन में आपका जो पॉइंट है वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो ये A, ये B, C जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली AB को, तो C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। तो ये जो पूरा सेक्शन हो जाएगा ये C हो जाएगा, C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ठीक है। तो m का डायरेक्शन इधर है और n का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। सो गाइस इधर नेगेटिव साइन इसलिए अपीयर होता है ना क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर्स चैप्टर आपने सर एक्सटर्नल डिवीजन नहीं समझा सकेगा, फिर से समझाओ ना। हाँ ठीक है, नहीं पूरा सिखाया नहीं था। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, पॉइंट जो है वो बाहर से डिवाइड करता है सेगमेंट को। कैसे बाहर से डिवाइड करता है देखते हैं। ये A है, ये सेगमेंट B है, और ये सेगमेंट ये पॉइंट C है, ठीक है। सो बेसिकली अगर एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा पड़ रहा है, देखो सुनना अच्छे से, C जो है AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। हाँ, C डिवाइड्स AB। आप बोलोगे सर डिवाइड किधर हो रहा है, देखो हम लोग को इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू C, फिर C से रिटर्न आना पड़ेगा, तो C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:2। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो AC रेशियो CB इज एक्चुअली m:n। अगर आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हुआ, पॉइंट ने बाहर से डिवाइड किया सेगमेंट को, तो C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m:2, और इन अदर वर्ड्स वी कैन रीड इट एज B ने AC को डिवाइड किया है, B ने AC को डिवाइड किया इन द रेशियो m-n/n। बोलो ये समझ में आया, B डिवाइड्स AC इन द रेशियो m-n/n। दोनों समझा कि नहीं समझा, जिसने पूछा तो उनको क्लियर हुआ ये। C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n। तो ये पूरा सेगमेंट m है और इतना सेगमेंट n है, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा m-n, ये कितना रहेगा m-n। सो B डिवाइड्स AC इन द रेशियो m-n। तो या तो आप इसको ऐसा रीड करो, C divides AB in the ratio, C divides AB externally in the ratio m:n, और B divides AC in the ratio m-n/n। B ने इंटरनली डिवाइड किया रहेगा, C ने एक्सटर्नली डिवाइड किया रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा पक्का? सर इंटरनली का समझ गया, वो एक्सटर्नली का थोड़ा डाउट था कि डिवाइड तो हो नहीं रहा था तो कैसे हो रहा था। देखो डिवाइड का मतलब ये नहीं होता है कि वो कट करे, डिवाइड का मतलब होता है कि उसको हम लोग दो फ्रैक्शनल पार्ट्स में लिखते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट्स दिखता है आपको, AC रेशियो CB, ये फ्रैक्शनल पार्ट्स है। आपको लग रहा है कि डिवाइड मतलब वो सेगमेंट ऐसा कट होना चाहिए, जरूरी नहीं कट होना चाहिए, वो दो फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। मतलब आपने क्या किया, देखो AC जो पूरा सेगमेंट था उसको आपने कैसे लिखा, AC रेशियो CB। तो रेशियो मतलब डिवीजन होता है। डोंट अज्यूम कि ये ऐसा कट करेगा। बहुत जन का डाउट होता है कि सर ये तो कट होना चाहिए ना, कट नहीं होता भाई, रेशियो मतलब डिवीजन होता है। प्लीज इसका मतलब समझो, रेशियो, और रेशियो दिख रहा है आपको AC रेशियो CB, तो यहाँ पे रेशियो का मतलब डिवीजन है। आपको क्लियर है पक्का? AC रेशियो CB इज m:n।
कट मतलब ऐसा लाइन से, अभी आपको लग रहा है सर ये देखो AC और CB दो इक्वल पार्ट्स में कट हो रहे हैं, कट मतलब वो कट नहीं होना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, रेशियो समझ में आपको? ये हाँ, इधर कैसे आएगा, AC रेशियो CB इज इक्वल टू M/N, ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे AC रेशियो CB इज इक्वल टू M/N। एक्सटर्नली मतलब पॉइंट वहां तक जाएगा फिर रिटर्न आएगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया पक्का? नहीं समझा अभी भी? रेशियो मतलब समझ में आया? रेशियो मतलब डिवीजन, तो कहीं भी अगर रेशियो आ जाता है तो डिवीजन का रूप ले लेता है, तो इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है? समझा है कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, तो गाइस प्लीज समझना कोशिश करना, रेशियो मतलब डिवीजन होता है, क्योंकि एक्सटर्नली का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, AC रेशियो CB इज M/N। तो आप लोगों को प्लीज ये चीज समझ के चलना है कि कट आधी में से कट करने को ही रेशियो डिवीजन नहीं बोलते हैं, किसी भी सेगमेंट को दो रेशियो पार्ट में लिखने को भी डिवीजन बोलते हैं, ठीक है? डिवीजन मतलब उसका सेगमेंट डिवाइड हुआ। इज इट क्लियर? AC को CB से निकाल दिया तो AB मिलेगा ना, डिवाइड हो गया, देखो AC को CB से निकाल दिया तो कितना मिला, AB मिला ना, डिवाइड ही हो गया, वो सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है? समझ में आया अच्छे से? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा, C इज इक्विवेलेंट टू MX2 माइनस NX1 डिवाइडेड बाय M-N, और दूसरा My2 माइनस NY1 डिवाइडेड बाय M-N। माइनस साइन क्यों आता है, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है। इधर पे देखो, इधर पे AC और CB दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर पे AC का डायरेक्शन देखो किधर है, AC का डायरेक्शन राइट में और CB का डायरेक्शन लेफ्ट में, तो बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन आता है। जिनको ये नहीं समझ में आता उनको ये समझ में आना चाहिए कि B डिवाइड्स AC इन द रेशियो M-N into N। तो अगर आपने इस पे M-N into N पे इंटरनल डिवीजन लगाया तो भी यही आएगा, ठीक है? तो सिंपली रिमेंबर द फॉर्मूला, डिवीजन मतलब रेशियो, डिवीजन मतलब रेशियो, ठीक है? डिवीजन मतलब रेशियो, याद रखना अच्छे से। तो नाउ इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये सबको फॉर्मूला अच्छे से पता था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। विल मूव टू द सेंट्रोइड फॉर्मूला नाउ। ये होने के बाद सेंट्रोइड फॉर्मूला का आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नाउ सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड होता क्या, सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंटर्स को पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है? पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला हमको ये पता होना चाहिए सेंट्रोइड होता क्या है। तो गाइस सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड क्या होता है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians। सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। आई होप क्लियर है इतना अच्छे से। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, ठीक है? अब मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा सेगमेंट होता है जो आपके ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है, राइट? इतना तो क्लियर है? सो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन, ठीक है? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंट्रोइड को बेसिकली हम लोग G से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, ठीक है? डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंट्रोइड फॉर्मूला यहां से बनेगा आपका, सेंट्रोइड फॉर्मूला इज G, कैपिटल G इज इक्वल टू, टू डायमेंशनल है ना, सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 and then y1 plus y2 plus y3 divided by 3, ठीक है? सेंट्रोइड फॉर्मूला क्लियर है, सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है? ना सेंट्रोइड का एक खासियत है, सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को इन द रेशियो 2:1।
ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। सेंट्रॉइड डिवाइड्स any median in the ratio. Centroid divides any median in the ratio 2:1। ठीक है, सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। डायग्रामेटिकली देखते हैं। अगर ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये आपका मीडियन है। मीडियन का एक खासियत है कि ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करता है। तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे अगर इसने एडी अगर मीडियन है तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है ना, इतना होता है। तो डी अगर मिड पॉइंट है तो डी बीडी इक्वल टू डीसी कर देगा। ठीक है, इधर आ गया आपका सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन। तो सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम टॉप टू वर्टेक्स, फ्रॉम टॉप टू मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो बनाना चाहते क्या बनेगा आपका, एजी रेशियो जीडी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, ये आपके सेंट्रोइड के जो पॉइंटर्स जो काम में आएंगे। तो सेंट्रोइड होता क्या, पहले ये देखो, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। centroid divides any median in the ratio 2:1 from the diagram. AD is a median, so D is a midpoint of BC. G is the centroid of the triangle ABC. G divides AD in the ratio 2:1. G divides AD in the ratio 2:1. kindly take the screenshot of it, इसका screenshot ले लो फटाफट। सेंट्रोइड का पॉइंटर्स लिख दिया मैंने सब। हाँ, आगे हम लोग मूव करेंगे। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सबका भी पॉइंटर्स दिखा के दूंगा मैं, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। सर ये 10th का पढ़ रहे हम लोग, ये 11th 12th भी था ये। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? ये सर ये 10th का है नहीं ये सर? आपको ऐसा लग रहा है 10th का, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि तो सर आप 11th 12th में नहीं था ये। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, 11th 12th में आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं कराएंगे ना। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम लोग ने सीईटी पार्ट से पढ़ना है। बट अगर आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सब पता होना जरूरी है। आपको जब मैं आज क्वेश्चंस पुट ऑन करूंगा तो आपको समझ जाएगा। थोड़ा बेसिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस दूंगा तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। बट ये आना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो आप सम्स नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिक सब आना बहुत जरूरी है। मैं आपको ना अभी आगे जितने भी इसके और कॉन्सेप्ट है वो भी लिखा के दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन स्ट्रेट लाइन, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ द चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऐसा फ्लो है इसका जेडब्ल्यू के लिए। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जेडब्ल्यू, राइट? हम लोग जेडब्ल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आना जरूरी है। हटाओ इसको, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। 10th में आपको ये बेसिक पढ़ा रहेगा, हार्डली 1-2 फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास जो नोट्स रहेगा उसमें नोट्स में देखो ना, आपको स्टार्टिंग में दिखेगा सभी फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब फॉर्मूलाज है। ऑब्वियसली जो 10th में पढ़ा है वो आगे हम लोग को यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सेंट्रोइड पढ़ चुके हैं। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब का भी फॉर्मूला है। बट इसको कभी भी हम लोग फॉर्मूला से नहीं निकालते, इसको हम लोग ट्रिक से निकालते। तो सब मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। बात करते हैं हम लोग फिलहाल इन सेंटर का। इन सेंटर क्या होता है? तो मैं इन सेंटर का आंसर ना इन सर्कल से निकालता हूँ। देखो गाइस, 3 चीजें। आपने 10th में सर्कम सर्कल बनाया था। सर्कम सेंटर, आप सर्कम सर्कल कैसे बनाते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आपने 10th में इन सर्कल बनाया था। इन सर्कल आप किससे बनाते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बात करेंगे इन सेंटर का। तो इन सेंटर क्या है, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इसका भी फॉर्मूला है। इन सेंटर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई, इसके लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें। मान लो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, द वर्टिसेस आर x1 y1, these are the vertices x1 y1। इधर दिया आपको
x2 y2 और इधर दिया आपको x3 y3, ठीक है, ठीक है। जब इन सेंटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपका इन सेंटर हो गया। तो अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसका ऑपोजिट साइड ए रहेगा, बी का ऑपोजिट साइड बी रहेगा और सी के ऑपोजिट साइड सी रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो स्मॉल जो है वो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जो है वो वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई स्टैंड्स फॉर इन सेंटर। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ये आपको वेक्टर चैप्टर में भी था शायद, ठीक है, तो ध्यान देना। फॉर्मूला क्या देखो, पहले हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बाद में वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। सो a into x1 plus b into x2 plus c into x3, ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। द फॉर्मूला इज ax1 plus bx2 plus cx3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c, ठीक है। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। अभी y कोऑर्डिनेट के लिए y वाला लेंगे, y1 y2 y3, क्या हो जाएगा, a into y1 plus b into y2 plus c into y3 divided by a plus b plus c. This is the formula for in center, ठीक है। ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. Condition, you should know the sides of the triangle properly. Sides of the triangle बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इन सेंटर क्लियर है सबको अच्छे से, फॉर्मूला भी समझ गया इन सेंटर का। अब we'll move to the third one, circumcenter. circumcenter circumcenter को मैं तो O से रिप्रेजेंट करता हूँ circumcenter को, और circumcenter को O से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना circumcenter रिप्रेजेंटेड बाय O, ठीक है। तो circumcenter क्या है, circumcenter है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 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 ठीक है। सर्कमसेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, circumcenter is the point, circumcenter is the point where right angle is formed. Circumcenter is the point where right angle is formed, ठीक है। तो circumcenter निकालना है और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग circumcenter कैसे निकालते हैं, ए बी सी, आपको दिख रहा है क्लियरली कि बी राइट एंगल पे है। तो सर्कमसेंटर क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर वो पॉइंट होगा जहां पे राइट एंगल बनेगा, तो ये हो गया आपका सर्कमसेंटर, ठीक है। तो बी इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमसेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। In right angle triangle, circumcenter is the point where right angle is formed. Remember this. Take the screenshot class. I hope इस इन सेंटर का फॉर्मूला समझ में आया, सर्कमसेंटर समझ में आया, कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। सर्कमसेंटर का ऐसा बहुत लंबा फॉर्मूला, a sin a plus b sin a b plus c sin c, वो काम का नहीं है, वो बहुत टफ हो जाएगा। फिलहाल जो मैंने काम का पढ़ा है उतना याद करो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर ये सर्कमसेंटर का डेफिनेशन समझ में नहीं आया कि जहाँ बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताता हूँ। लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो सर्कमसेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले ये देखो कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कमसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछूं तो सोचो अच्छे से क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दो खासियत है, वो आपके सेगमेंट को परपेंडिकुलर भी रहता है और वो आपके
ध्यान देना अच्छे से, मैं क्या बताया शायद अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए बी सी, ठीक है। सो गाइस आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का खासियत क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, बाइसेक्टर मतलब बीच में से कट कर रहा है। सो अगर मैं AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मैं BC का निकालूं तो BC का ये मिलेगा, और अगर मैं AB का निकालूं तो AB का ये मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर सर्कमसेंटर इज फॉर्म्ड। तो ऑल्टीट्यूड का था वो ऑर्थो सेंटर का था। सर्कमसेंटर का ऐसा आएगा गाइस, ये होगा आपका सर्कमसेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे O से। डेफिनेशन ऐसा आएगा सर्कमसेंटर का, अच्छे से नोट करना। सर्कमसेंटर, वो मैंने ऑल्टीट्यूड का बता दिया, सर्कमसेंटर सर इज वो द ट्रायंगल, पॉइंट, सर्कमसेंटर इज द पॉइंट। सर वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा। नहीं, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, इधर पे कट कर रहा है ना, AC के मिड पॉइंट पे कट करेगा ना। तो AC के मिड पॉइंट से O पास हो रहा है, BC के मिड पॉइंट से भी वो लाइन पास हो रहा है, और AB के मिड पॉइंट से भी O पास हो रहा है ना। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो अंदर आता था, बट क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये AC के मिड पॉइंट पे मीट करेंगे तीनों, ठीक है। तो सर्कमसेंटर क्या रहेगा, सर्कमसेंटर इज द इन राइट एंगल ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना, इन right angle triangle, in right angle triangle circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. Circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल से सर्कमसेंटर निकालना है तो इज द मिडपॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। वो जो मैंने बताया राइट एंगल इज फॉर्म्ड ऑर्थो सेंटर के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा, ऑर्थो सेंटर। तो पीछे बताया था वो ऑर्थो सेंटर के लिए था, ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दो काम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है और सेगमेंट को 90 डिग्री भी होता है, ठीक है। तो आप सोचो कि AC को बाइसेक्टर कौन है, AC का बाइसेक्टर ये है ना, AC का बाइसेक्टर ये वाला लाइन है, ये AC का बाइसेक्टर है, ठीक है। AC को ये परपेंडिकुलर भी और AC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। AB को बाइसेक्टर कौन है, AB का बाइसेक्टर ये है, AB को परपेंडिकुलर भी और AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है। BC का बाइसेक्टर कौन है, ये BC का बाइसेक्टर है, BC को डिवाइड भी कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में और BC को परपेंडिकुलर भी है। तो तीनों यहीं पे मिलेंगे, कहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। पीछे वाला जो लिखा था मैंने सर्कमसेंटर, वहां पे हटा के ऑर्थो सेंटर लिख देना। क्या था वो, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट at right angle where right angle is formed, or in right angle triangle ortho center is the point where right angle is formed. Perpendicular bisector क्या है, in right angle triangle circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. So अगर आपका circumcenter मांग रहा है और right angle triangle है तो circumcenter is the midpoint of the hypotenuse, देख लो अच्छे से। और अगर यही ortho center होता, next definition fourth one, ortho center, ortho center को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। ऑर्थो सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस। जिसने भी पूछा ये अंदर नहीं आएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो अंदर आता था, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या है, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। जितने भी अभी ऑल्टीट्यूड्स का एक ही खासियत है, ऑल्टीट्यूड्स जो है वो ऑल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्टर नहीं है, वो सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये देखो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो BC का ऑल्टीट्यूड कौन है, BC का ऑल्टीट्यूड AB है, एग्री। प्लीज समझना, BC का ऑल्टीट्यूड AB है, BC को कौन परपेंडिकुलर है, AB। फिर AB का ऑल्टीट्यूड कौन है, BC है। तो ऑब्वियसली AC का ऑल्टीट्यूड भी यहीं से पास होगा। तो तीनों की तीनों कहां से पास होंगे, B से पास होंगे। तो B becomes what, B becomes the ऑर्थो सेंटर, B becomes the ऑर्थो सेंटर। आई होप कि समझ में आया। BC का ऑल्टीट्यूड कौन है, AB। BC को AB परपेंडिकुलर है, AB को कौन परपेंडिकुलर है, BC। तो जो कॉमन पॉइंट यही है, AC का भी ऑल्टीट्यूड B से ही पास होगा। तो B is the ऑर्थो सेंटर
फॉर ट्रायंगल एबीसी। तो क्लियर है, इन ऑर्थो सेंटर में क्या आएगा? सर लेकिन AB को ऑर्थो, AB को कौन वो परपेंडिकुलर रहेगा? AB को बीसी, अच्छा हाँ हाँ समझ गया क्लियर ना? तो वही बोला मैंने, बीसी को परपेंडिकुलर एबी, एबी को परपेंडिकुलर बीसी, और एसी का परपेंडिकुलर बी से पास होगा, क्योंकि दो बी से पास होता है, तीसरा भी बी से पास होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी बनेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट, ऑर्थो सेंटर is the point where right angle is formed. Orthocenter is the point where right angle is formed. तो ये चारों डेफिनेशंस क्लियर हो गया आपको? ये चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड is the point of intersection of all the medians. Then second one, incenter, point of intersection of all the angle bisector. Circumcenter, midpoint of the hypotenuse. Orthocenter, okay, circumcenter का डेफिनेशन क्या था? Circumcenter is the point of intersection of all the perpendicular bisector. Orthocenter, point of intersection of all the altitudes. तो ये चारों कैसे निकालना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बता दिया अच्छे से। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इनसेंटर का फॉर्मूला है जिसमें साइड्स और वर्टेक्स का दोनों का यूज होगा। तो इनसेंटर इज x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसका? ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c। देन उसके बाद सर्कमसेंटर का फॉर्मूला क्या है? सर्कमसेंटर इज द मिडपॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थोसेंटर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। फर्क क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वो साइड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी है। ऑल्टीट्यूड्स में ऐसा नहीं है, ऑल्टीट्यूड्स में भी वो सेगमेंट को सिर्फ परपेंडिकुलर है, सिर्फ वो सेगमेंट को परपेंडिकुलर है। सो ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इतने फर्क है कि ऑल्टीट्यूड इज ओनली परपेंडिकुलर टू द साइड, but perpendicular bisector divides the segment into two equal parts. That means that it is also the bisector of the segment. ठीक है? So these are the basics. Now we have to learn the relationship between the centroid, circumcenter and orthocenter. What is the relation between circumcenter, centroid and orthocenter? मतलब अगर आपको सेंट्रोइड दिया है और सर्कमसेंटर दिया है और बोलते हैं ऑर्थोसेंटर निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? तो वो ये रिलेशन लोग का फॉर्मूला नहीं निकाल दे मिलेगा? मिलेगा, फॉर्मूला है इसका, बट उसका फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ओके सर। tan A + B tan B + C tan C / a + b + c। सर्कमसेंटर का A sin A + B sin B + C sin C / a + b + c, बट काम का नहीं है, कहीं पे भी यूज नहीं होगा आज तक। ठीक है, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ उसी ट्रिक से आप फॉर्मूला, उसी ट्रिक से आप सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और इनसेंटर निकालोगे। प्लीज ध्यान देना। ये तो आपको समझ में आ गया? पेपर में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए सब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर चाहिए, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर चाहिए, चेक करो कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, सेंट्रोइड और मैंने इनसेंटर का फॉर्मूला लिखा के दिया आपको। उतना बड़ा फॉर्मूला कोई लिखाता नहीं है, कहीं पे भी यूज नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, आज तक एक बार भी पेपर में नहीं आया, जो आया मैं आपको वही लिखा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, लेट अस सी द रिलेशंस बिटवीन सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर। गाइस फिर से सुनो ना, सेंट्रोइड को जी बोला था, इनसेंटर को आई बोला था, ऑर्थोसेंटर को एच बोला था, सर्कमसेंटर को ओ बोला था। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, सेंट्रोइड जो है वो डिवाइड करता है, सेंट्रोइड डिवाइड the line segment, centroid divides the line segment joining, centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter, joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। तो सेंट्रोइड किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। ये देखो, सबसे पहले मान लो कि आपका सेगमेंट है, ये आपका सेंट्रोइड है,
ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका O, ठीक है। प्लीज जो मैं फॉर्मूला पढ़ा था उस पर ध्यान देना अच्छे से, जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। ये देखो, सेंट्रोइड कौन है G, H कौन है ऑर्थो सेंटर, O कौन है सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड एक लाइन सेगमेंट जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन किया, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो G का वैल्यू कितना आएगा, G इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला 2 into O plus 1 into H divided by 2 plus 1, पढ़ा ना सबने, mx2 plus nx1 upon m plus n, राइट, mx2 plus nx1 upon m plus n। अब इसको ना शॉर्टकट में पढ़ाने के लिए ना हम लोग ऐसा यूज करते हैं, बच्चों को याद रहेगी। सो 1h को मैं h लिखता हूँ, 2o को मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस 2o डिवाइडेड बाय 3। सो गाइस बेसिकली इसको हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, व्हाट क्या मिला हमको, देखो g is equals to h plus 2o upon 3, so we make it like this, h plus 2o is equal to 3g। शॉर्टकट में याद दिलाने के ऐसे बच्चों को वाटर इज इक्वल टू 3g याद रखने का, वाटर इज इक्वल टू 3g, तो इससे याद रहता है आपको कॉम्बिनेशन, ये तो भूल जाते हो। h plus 2o वाटर होता है ना, h plus 2o water equal to 3g, this will always give the relation of centroid, orthocenter and circumcenter, but we have to remember the notation। centroid का notation क्या है, g है, orthocenter का notation h है, और circumcenter का notation o है। So we can always remember this relation, water equal to 3g, water equal to 3g मतलब h plus 2o is equal to 3g, h plus 2o is equal to 3g। I hope you got this right। Centroid divides any line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1, and from here we can get a relation that water is equal to 3g। What if the triangle is an equilateral triangle? So remember, अगर आपका triangle equilateral triangle है तो उसमें चारों के चारों सेम होता है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग, in equilateral triangle, in equilateral triangle, in equilateral triangle आपका G that is centroid, I that is in center, H that is orthocenter, O that is perpendicular bisector, that is circumcenter, is one and the same। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेम होते हैं, तो समझो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर निकालो, तो क्या करने का, सेंट्रोइड निकालने का, उसी को ऑर्थोसेंटर बता देने का, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो आप यहाँ पे, इतना समझ में आया सबको तो आई होप कि आदला सबको क्लियर है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, और जो टॉपिक पढ़ा के फिर सम्स देता हूँ, क्योंकि सम्स भी कराना जरूरी है आज के लेक्चर पर, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये सब पैरामीटर्स अच्छे समझ गए सबको। मूविंग ऑन, हटा रहा हूं मैं इसको ना। क्लास, अगर आपको देखो क्वेश्चन देना है इसके ऊपर, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी आपको सॉल्व करना है सब। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी midpoint of BCAB, midpoint of BCAC and AB, midpoint of BCAC and ABR, इसके midpoints क्या है, इसके midpoints है 2,3 पहला, then 3,1, 2,3, 3,1, 1,2। आपको फाइंड करना है ABC, फाइंड द वर्टेक्स A, B and C, ये फाइंड करना है आपको। तो आपको मिड पॉइंट दिया है, आपको मिड पॉइंट की मदद से वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। सो मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC एंड AB आर, क्या है इसका मिड पॉइंट
2,3, 3,1 and 1,2. Find A, B, C. 2,3, 3,1 and 1,2. Now second question. Second question आपका है in triangle ABC. In triangle ABC, circumcenter and centroid are given. Circumcenter and centroid. Circumcenter and centroid are. Circumcenter and centroid are. Circumcenter कितना दिया आपको? Circumcenter को हम लोग O बोलते हैं ना, तो circumcenter दिया है 1,2 and centroid को हम लोग G बोलते हैं. G कितना दिया आपको? 2,1. बोला गया फाइंड ऑर्थोसेंटर. तो यहाँ पे रिलेशन यूज करोगे आप कौन सा? Water equal to 3G वाला. Water equal to 3G. And the next question is based on it. Next question भी इसी के ऊपर है, ध्यान देना. 1,2 is the centroid. 1,2 is the centroid and 3, -1 is the midpoint of the side. And 3, -1 is the midpoint of a side. 3, -1 is the midpoint of a side. Find the vertex opposite to the. Find the vertex opposite to the side. Find the vertex opposite to the side. 5 मिनट मिलता है तीनों सम के लिए. चलो फटाफट स्टार्ट करो. तीनों सम के लिए 5 मिनट. ये तीनों के टॉपिक्स मैंने अभी आज के लेक्चर में करा है. ठीक है, ये तीनों के टॉपिक्स मैंने आज के लेक्चर में करा है. तीनों के तीनों सम्स आपको आना चाहिए. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में वाटर इक्वल टू 3G, थर्ड वाले में मीडियन का कॉन्सेप्ट है. चलो 3 मिनट देता हूं मैं, 5 मिनट ले लो, सॉल्व करके दो फटाफट डिस्कस करेंगे फिर आंसर आपके साथ. तीनों सॉल्व करो फटाफट. पहला मिड पॉइंट ऑफ BC, AC एंड AB आर गिवन. सेकंड में सेंट्रोइड और सर्कमफ्रेंस दिया है, ऑर्थोसेंटर मांग रहा है. थर्ड वाले में सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है. सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1 में. चलो इसका आंसर दे दो फटाफट. सॉल्व करो, हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आंसर. सर H2O में H क्या था? इसमें सर H2O में फॉर्मूला. H2O में H आपका क्या था? ऑर्थोसेंटर, और O जो था वो सर्कमसेंटर. अच्छे से याद करना उसको, भूल जाते हैं लोग. H में देखो, मैं ऑर्थोसेंटर ऐसा गोल से याद कराता हूँ. ऑर्थोसेंटर पर अपना सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कम सर्कल. तो O से याद रखने का उसको. ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स. तो H से याद रखने का उसको. ऑल्टीट्यूड ऐसा लाइन से होता है ना. ठीक है, तो सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है ना, तो सर्कम सर्कल O बनाता है ना शेप, और ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और H शेप जो रहेगा वो ऑल्टीट्यूड्स. ऐसा समझने का आपको. 90 डिग्री 90 डिग्री, इससे ऑल्टीट्यूड्स बनता है, इससे सर्कम सर्कल बनता है. ठीक है, तो कंफ्यूजिंग है, इसको याद करना अच्छे से. जो नोटेशन जानबूझ के मैंने ऐसा लिया कि वाटर इक्वल टू 3G बना सकूं. वाटर इक्वल टू 3G बना सकूं. फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ. ये तीनों सम आपको आना चाहिए जो मैंने पॉइंटर्स दिखा है उसके बेसिस पे.
पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये तीनों सम्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिक सम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बेसिक सम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इतना हो गया, तीनों सम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसी का तीनों हो गया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों सम्स मैंने जो पॉइंटर्स लिखा है उसके बेसिस पे है। ठीक है, एनीवन हैव यू गॉट द आंसर? सेकंड और थर्ड तो बहुत इजी है, फर्स्ट का आंसर मिला क्या? यस सर। ठीक है, बताओ फर्स्ट का आंसर बताओ। ए कितना आया? सर 4,1 बी -2,1 और सी 6,5। सेकंड और थर्ड में आया कुछ? सर सेकंड वाला 5/2, 1/2। और थर्ड वाला? थर्ड वाला चालू है सर। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे पहले सेकंड वाला बताता हूँ, फिर थर्ड वाला बताता हूँ, एंड देन वी विल सॉल्व द फर्स्ट वन। ध्यान देना अच्छे से। सेकंड का आंसर देखो, सरकमफ्रेंस कितना दिया है? 1,2 और सेंट्रोइड कितना दिया है? जी 2,1। हमको ऑर्थो सेंटर चाहिए। कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सेकंड वाले में वी आर यूजिंग द रिलेशन h plus 2o is equal to 3g। आपको चाहिए क्या? आपको O चाहिए, तो इसको ना O के टर्म्स में लेके आओ। So therefore O is equal to 3g जगह पे रखते हैं, h को उधर लेके जाते हैं -h, और फिर नीचे 2 को लेके आते हैं, तो यहाँ से आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। नो, ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी इसी से निकालेंगे। तो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? देखो, x कोऑर्डिनेट लिया, g और h का x कोऑर्डिनेट लोगे, तो 3g, तो 3 टाइम्स ऑफ g का x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस h। क्या हमको क्या चाहिए? हमको h चाहिए ना, तो h की टर्म्स लाना पड़ेगा। सॉरी, हमको h चाहिए यहाँ से, तो h कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू 3g माइनस 2o। ठीक है, तो h चाहिए मेरे को, तो h का h चाहिए हमको यहाँ पे, तो h का x कोऑर्डिनेट क्या देगा? 3g माइनस 2o, y कोऑर्डिनेट भी 3g माइनस 2o से लेंगे, तो h इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ले लो 3g। सर h है क्या सर? देखो ना, मैंने लिखा के दिया बीच में, h मतलब ऑर्थो सेंटर। ओ ओ क्या है फिर? सरकम सेंटर लिखा है, देखो पीछे मैंने, ऐसे नहीं कर रहा, पीछे मैंने पूरा अच्छे से करा के दिया ना, आपको लिखा के दिया। सरकम सेंटर मतलब O, सेंट्रोइड मतलब G, ऑर्थो सेंटर मतलब H। रिलेशन था वाटर इज इक्वल टू 3g, सो H मतलब ऑर्थो सेंटर, O मतलब सरकम सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड। सो मेरे को यहाँ से ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूला को H में कन्वर्ट करूंगा। सो H कितना आ गया मेरा? 3g माइनस 2o। तो अभी H निकालेंगे, तो पहले हम लोग इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इसमें x कोऑर्डिनेट पुट करो 3g माइनस 2o में, तो 3g, g कितना है? 2 है, x कोऑर्डिनेट, तो 3 into 2 3g माइनस 2o, o का x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। ठीक है, ये हो गया क्लियर पहला। दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो 3g, तो 3g का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, माइनस 2o, तो माइनस 2 into 2, माइनस 2 into 2। क्लियर है इतना? ठीक है, इधर से रिलेशन था, क्या था रिलेशन आपका? रिलेशन था h प्लस 2o इज इक्वल टू 3g। मेरे को यहाँ से h चाहिए था, तो h कितना मिलेगा फॉर्मूला के हिसाब से? 3g माइनस 2o। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने x में भी यूज किया, यही कॉन्सेप्ट मैंने y में भी यूज किया। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से h कितना मिलेगा? h इज इक्विवेलेंट टू 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4, 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1। तो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा 4, -1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो समझा?
सेकंड सम समझ में आया? 4 -1 इज द आंसर। एवरीवन समझा? जिसको भी डाउट था 4 -1 इज द आंसर। यस अमन सर। समझ में आया? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो सेकंड का, सेकंड सम का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आपको ये इससे कन्वेंशन अच्छे से आ जाना चाहिए। सेंट्रॉइड को जी बोल रहे हैं, ऑर्थो सेंटर को एच बोल रहे हैं, सरकम सेंटर को ओ बोल रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी पीछे भी बताया, सरकम सेंटर सरकम सर्कल तो ओ बनता है, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर मतलब एच बनाता है। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया। विल मूव टू द थर्ड वन। हटा रहा हूं इसको, थर्ड पे आता है। मैं थर्ड का मेरे को कोई आंसर बता सकता है? किसी को आया क्या थर्ड? थर्ड आप में से किसी को आया? थर्ड सम का आंसर बताओ कोई प्लीज, अगर आया तो। क्लास थर्ड का आंसर क्या आएगा? 1,2 इज द सेंट्रॉइड। देखो ध्यान देना है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ जाओ। चल तो कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं कुछ भी, एबीसी, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल हो गया, एबीसी ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 1,2 सेंट्रॉइड है और 3,-1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से ये ले लिया, एडी इज एडी आपका मीडियन है, सो मिड पॉइंट क्या है इसका? 3,-1। तो 3,-1 मिड पॉइंट है इसका, और 1,2 इसका सेंट्रॉइड है। इसका सेंट्रॉइड क्या आएगा? 1,2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड। ठीक है, तो इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए, तो वी नीड टू फाइंड ए। ए ढूंढना है हम लोग। तो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एडी इज द मीडियन। एडी आपका यहाँ पे मीडियन कहलाएगा। एडी इज द मीडियन। हम लोगों ने सबने पढ़ा था कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम टॉप टू वर्टेक्स। सो वी नो दैट G divides AD, G divides AD in the ratio 2:1. G divides AD in the ratio 2:1। ठीक है ना? G ने AD को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में? इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालूं तो AG by GD कितना आएगा? 2:1 आएगा। बहुत ही सिंपल है, और मेरे को A ढूंढना है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो G divides AD क्या बनेगा फॉर्मूला? देखो, AG कितना हो जाएगा? AG हो जाएगा 2 और GD हो जाएगा 1। So we can write down like this: AG ratio GD is equal to 2:1। मेरे को A ढूंढना है यहाँ पे, तो A को मैं x, y ले लेता हूँ। A को ले लिया मैंने x, y, G ढूंढ रहा हूँ मैं। फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। पढ़ाया था मैंने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। G divides AD internally in the ratio 2:1। तो G का जो x कोऑर्डिनेट है कितना है? 1 है, तो 1 is equal to mx2, m कितना है? 2, x2 कितना है? 3, तो mx2 plus n कितना है मेरा? 1 into x, nx1 upon m plus n। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? समझा पहला? अब दूसरा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कितना है? सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 2 है, so 2 is equal to mx2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट मिल गया, तो y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 2 into -1 my2 प्लस n y1 कितना मेरा? 1 अपॉन m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट निकाला, x coordinate of centroid is mx2 plus nx1 upon m plus n, y coordinate of centroid is my2 plus ny1 upon m plus n। now remember कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगा रहा है? क्योंकि g AD को इंटरनल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा? 2 plus 1 3, 3 1s are 3, और ये 6 यहाँ पे आके, तो आपको यहाँ से मिलेगा x is equal to 3 minus 6, that is -3। तो x का वैल्यू -3 आएगा। ठीक है, और y कितना मिलेगा? देखो, y is equal to 2 1s are 3, 2 plus 1 3, 3 2 6, और ये +2, तो y will be 8। तो आपका जो वर्टेक्स था A, वो आपको मिलेगा -3,8। वर्टेक्स मिलेगा -3,8। बोलो क्लियर है? सम समझ में आया? सेकंड सम
कंफर्म एवरीवन, समझा पक्का? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सेकंड वाले का, प्रैक्टिस कर लेगा इसको अच्छे से। हटा रहा हूं मैं इसको, विल मूव टू द फर्स्ट सम नाउ। डन दिस वन, फर्स्ट सम पे आते हैं। हटाओ इसको, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ फर्स्ट सम थोड़ा लेंथी था इसलिए फर्स्ट सम लास्ट में करा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड सम के मैंने पॉइंटर्स आपको पीछे लिखा के दिए थे। अभी फर्क क्या पड़ेगा, जो पॉइंटर्स मैंने लिखा है ना वो आप लोगों ने पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो करना क्या काम, लेक्चर होने के बाद जैसे फ्री होते आप लोग वो पॉइंटर्स को अच्छे से बुक में नोट डाउन करो और ये सम्स खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? आई विल मूव टू द थर्ड सम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट्स दिए आपको साइड्स के। ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट्स दिए, ये ए, ये बी, ये सी। तो बीसी का मिड पॉइंट क्या दिया है, 2,3। फिर एसी का मिड पॉइंट क्या दिया है, 3,1। फिर एबी का मिड पॉइंट क्या दिया, 1,2। These are the मिड पॉइंट्स। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ए को ले लेते हैं x1, y1, बी को ले लेते हैं x2, y2 और सी को ले लेते हैं x3, y3। अब मेरे को यहाँ से वर्टेक्स चाहिए, एबीसी तीनों चाहिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताता है कि जो 1 रहेगा ये क्या रहेगा, x1 + x2/2। 1,2 मिड पॉइंट है ना एबी का, एबी का मिड पॉइंट को है 1,2। तो आपको यहाँ से रिलेशन मिलेगा x1 + x2/2 = 1। तो पहला रिलेशन आएगा x1 + x2, x कोऑर्डिनेट ना, x1 + x2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। x1 + x2/2 का वैल्यू कितना आएगा, 1। सेम वे y1 + y2/2 कितना आएगा, y1 + y2/2। y1 + y2/2 कितना मिलेगा आपको, 2। क्लियर है? तो कितना मिला यहाँ से, we got x1 + x2 = 2 1s are 2 and we got y1 + y2 = 4। सेम वे इधर से भी दो इक्वेशन, इधर से भी दो इक्वेशन। चलो भाई करते थोड़ा, x2 + x3/2 कितना आएगा, x2 + x3/2। x2 + x3/2 will be 2, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है ना। y2 + y3/2 कितना आएगा, 3। तो y2 + y3/2 कितना आएगा, 3। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। अब इधर ले लो x1 + x3, x1 + x3/2, x1 + x3/2 कितना आएगा, 3। ये 2 3 6 हो जाएगा। y1 + y2, y1 + y3/2 कितना हो जाएगा, 1। ये 2 हो जाएगा, ठीक है? ये सब मिल गया, अच्छे से क्लियर हो गया इतना। मिड पॉइंट फॉर्मूला से 6 रिलेशंस आ गए। एक काम करो, इन सबको ऐड कर लो, x वाले को ऐड कर लो, y वालों को ऐड कर लो। तो x वाले को ऐड किया कितना मिलेगा, सब डबल है, x1 x1 x2 x2 x3 x3 सब डबल है। तो 2 टाइम्स ऑफ x1 + x2 + x3 सब डबल है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, ठीक है? तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, x1 + x2 + x3 कितना मिलेगा, 6। अब इसमें एक एक वैल्यू पुट करो। इसमें अगर मैंने x1 + x2 का वैल्यू 2 पुट किया, अगर यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो x3 कितना मिलेगा, सोचो। अगर x1 + x2 का वैल्यू 2 डाला तो x3 कितना मिलेगा, 6 - 2, x3 मिलेगा 4, ठीक है? अब इसमें अगर मैंने x2 + x3 का वैल्यू 4 पुट किया तो x2 + x3 4 आ जाएगा। तो x1 will be 6 - 4, so x1 will be 2, ठीक है? अब इसमें अगर मैंने x1 और x3 का वैल्यू 6 पुट किया तो x1 और x3 मिला के 6 है, 6 और 6 कट हो जाएगा, तो x2 कितना मिलेगा, 0। तो इसके सिंगल कोऑर्डिनेट्स मिल गए। वैसे आप वहां से y के निकालोगे, तो y को ऐड कर लो, y के सब तीनों इक्वेशंस ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y1 + y2 + y3 = 12। ये भी हो रहा है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, देयरफॉर y1 + y2 + y3 = 6। इसमें भी एक ही वैल्यू पुट करो, ठीक है? तो इसमें पहले y1 + y2 4 पुट किया तो y3 कितना मिलेगा, y3 मिलेगा 2। फिर इसमें y2 + y3 6 पुट किया तो y1 कितना मिलेगा, 0। फिर इसमें y1 + y3 को 2 पुट किया तो y2 कितना मिलेगा, 4। तो हमको तीनों के तीनों वर्टेक्स चाहिए थे इसके। तो a को क्या लिया था हमने, x1 y1। तो a कितना हो गया, x1 y1। तो a मिल गया 2, 0। b था आपका x2 y2। तो x2 y2 कितना होगा, x2 0 y2 4, तो 0, 4। और c कितना था आपका, x3 y3। तो x3 y3 कितना हो जाएगा, 4, 2। दिस इज आंसर। 2, 0
0,4 and 4,2. This is the answer for question number 1. बोलो समझा मैंने जो सिखाया? Everyone तीनों क्वेश्चन समझ में आया? Everyone? Yes or no? समझा पक्का? तो इसको प्लीज नोट डाउन करो. हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है अभी चैप्टर का. इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और तीनों सम खुद से सॉल्व कर लेना. ठीक है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? कुछ पूछना है किसी को? अभी सिर्फ चैप्टर शुरुआत किया हमने. हम लोग को चैप्टर थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ना है. इमेज कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं.